हाय फ्रेंड्स, निशिधा क्लासेस में आपका स्वागत है। आप इसमें क्विक रिवीजन कर सकते हैं जीके, जीएस, लुसेंट, घटना चक्र का एवं बीपीएससी, एसआई, एसएससी, रेलवे एवं अन्य सभी परीक्षाओं के महत्वपूर्ण पूर्व वर्षों के प्रश्नों का। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। 39 सेट में मैंने कुछ क्वेश्चन दिया था जिसका डिस्कशन हम करेंगे इस सेट में। सेट नंबर 7, भारतीय संघ राज्य क्षेत्र का दैनिक प्रशासन किसके द्वारा संचालित होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? उपराज्यपाल। जो संघ राज्य क्षेत्र होते हैं उसमें उपराज्यपाल होते हैं, उनके द्वारा संचालित होता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान अध्यक्ष संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, मंत्रिमंडल पद्धति तथा सामूहिक जिम्मेवारी किस देश की देन है? तो इसका आंसर क्या होगा? ब्रिटेन। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने निजाम के हैदराबाद राज्य को किसके द्वारा अधिकार में लिया था? तो सैनिक कार्यवाही द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा में करने का आधार क्या था? तो भारतीय संविधान सभा गठित करने का आधार था कैबिनेट मिशन 1946। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। ऑप्शन है हड़प्पा काल में, दूसरा उत्तर वैदिक काल में, तीसरा बुद्ध के काल में और चौथा है मौर्यों के काल में। तो जो भारत के प्राचीनतम धातु के सिक्के जो हैं वो 5वीं तथा 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के हैं, जिसको कि पंचमार्क अथवा आहत सिक्का भी कहा जाता है। यह अधिकांश किसका था? चांदी का, परंतु कुछ तांबे के आहत सिक्के भी प्राप्त हुए। इसलिए इन्हें आहत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन पर अलग से ठप्पा मारकर विभिन्न प्रतीक अंकित किए गए हैं। ऐसे सिक्के समूचे देश में तक्षशिला से मगध तक और मगध से मैसूर तक मिले हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बुद्ध के काल में। नेक्स्ट है, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसने की थी? किसमें की गई थी? तो पहला प्राकृत पाठ, दूसरा पाली पाठ, तीसरा संस्कृत पाठ और चौथा है चित्रलेखीय पाठ। तो जो बौद्ध धर्म है उसकी जो धर्म ग्रंथों की रचना जो है पाली पाठ में की गई थी। और गौतम बुद्ध भी अपना उपदेश जो है पाली में ही देते थे। पाली उस समय क्या था? एक आमजनों की भाषा थी। बाद में बौद्ध धर्म ग्रंथ जो है संस्कृत में भी लिखे गए हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बौद्ध का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? पहला है उपनिषद, दूसरा वेद, तीसरा त्रिपिटक और चौथा है जातक। तो इसका आंसर क्या होगा? त्रिपिटक। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि त्रिपिटक जो है 3 प्रकार होते हैं: सूत पिटक, विनय पिटक और अधिगम पिटक। सूत पिटक में जो है बौद्ध धर्म के उपदेश संग्रहित हैं और विनय पिटक में क्या है? भिक्षु और भिक्षुओं के संग एवं दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार नियम संग्रहित है। जबकि अधिधम्म पिटक में क्या है? बौद्ध दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? पहला है दिव्य वंदना, दूसरा है दोहा कोशा, तीसरा है वर्ज छेदिका और चौथा है वाम सात पाक्षिणी। तो सबसे बाद में जो रचित था वो था वाम सात पाक्षिणी, जिसकी रचना कब हुई थी? 10वीं शताब्दी में हुई थी। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं? ऑप्शन है 1, दूसरा 2, तीसरा 3 और चौथा है 4। तो किसके किसके साथ लगती हैं? तो पहला है बांग्लादेश, दूसरा है नेपाल और तीसरा है भूटान। तो कितना हो गया? 3। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभागों को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है कोंकण, दूसरा कोरोमंडल, तीसरा पूर्व तट और चौथा है मालाबार। तो इसका आंसर क्या होगा? कोरोमंडल। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कोरोमंडल तट कहते हैं, जबकि पश्चिम में केरल के तट को क्या बोलते हैं? मालाबार तट बोलते हैं। नेक्स्ट है, केरल के तट को क्या कहते हैं? तो मलबार तट बोलते हैं। इसमें भी ऑप्शन दिया है कोंकण, कोंकण क्या हो जाएगा? कोरोमंडल।
कोरोमंडल वही हो गया आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का तटीय भूभाग। निम्नलिखित में से कौन सी उच्च भूमि तेलंगाना पठार का अंग नहीं है? पहला है ऑप्शन अरावली, दूसरा पश्चिम घाट, तीसरा पूर्वी घाट और चौथा है सतपुड़ा। तो इसका आंसर क्या होगा? अरावली हो जाएगा। जबकि पूर्वी घाट और जो सतपुड़ा है वो तेलंगाना पठार का अंग है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस में संवहन होता है? पहला केवल ठोसों और द्रवों में, दूसरा केवल द्रवों और गैसों में, तीसरा केवल गैसों और ठोसों में और चौथा है ठोसों, द्रव तथा गैसों में। तो किसी तरल पदार्थ अथवा गैसों में स्वयं अणुओं के स्थानांतरण द्वारा एक भाग से दूसरे भाग में होने वाली ऊष्मा संचार को क्या बोलते हैं? संवहन बोलते हैं। और संवहन की जो प्रक्रिया है वो ठोस में नहीं होती है। किस में होती है? केवल द्रव और गैस में होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, केवल द्रव और गैस। नेक्स्ट है निम्नलिखित द्रवों में से कौन से द्रव का वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है? पहला मिट्टी का तेल, दूसरा एल्कोहल, तीसरा जल और चौथा है पेट्रोल। तो किसका होता है? एल्कोहल का होता है। एल्कोहल का क्वथनांक कितना होता है? 79 डिग्री सेल्सियस। और पेट्रोल का कितना होता है? 95। और जल का कितना होता है? 100। और मिट्टी का तेल का कितना होता है? 150 से 300 तक। तो एल्कोहल अधिक तीव्रता से क्या होता है? वाष्पीकृत होता है। जिस द्रव का क्वथनांक कम होगा वो अधिक तीव्रता से वाष्पीकृत होगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? एल्कोहल। नेक्स्ट है क्रायोजेनिक किससे संबंधित विज्ञान है? पहला उच्च तापमान, दूसरा निम्न तापमान, तीसरा घर्षण और टूट-फूट और चौथा है क्रिस्टलों की वृद्धि। तो जो क्रायोजेनिक है, क्रायोजेनिक का मतलब ये होता है, का तात्पर्य है निम्न तापमान से। अति निम्न तापमान जो 0 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस को क्रायोजेनिक तापमान कहते हैं, तथा अति निम्न तापमान पर प्रणोदकों ईंधन का उपयोग करने वाले इंजन को क्रायोजेनिक ईंधन कहते हैं। इसमें प्रयोदक द्रव के रूप में हाइड्रोजन तथा द्रव ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। इसका प्रयोग सामान्यतः अधिक ऊंचाई तक प्रक्षेपित अंतरिक्षयानों तथा प्रक्षेपणयानों में किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निम्न तापमान। नेक्स्ट है बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं। पहला मरकरी तापमापी, दूसरा प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी, तीसरा है ताप वैद्युत उत्तमापी और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? ताप वैद्युत उत्तापमापी का प्रयोग करते हैं। ठीक है। द्रव तापमापी में कितना मापा जाता है? तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 350। उसके बाद है गैस में 500 तक, प्लेटिनम में 200 से 1200 तक, लेकिन जो ताप वैद्युत तापमापी है उसमें 200 से 1600 तक मापा जाता है। नेक्स्ट है संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? पहला 3 बार, दूसरा 2 बार, तीसरा 1 बार और चौथा है संशोधन नहीं किया गया है। तो जो संविधान की उद्देशिका जिसको प्रस्तावना कहते हैं में संशोधन 1 बार 42वें संविधान संशोधन 1976 में किया गया है। इसके द्वारा उद्देशिका में समाजवाद, पथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़ा गया। तो कितना बार किया गया? 1 बार किया गया। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? पहला सर्वसत्ताधारी लोकतंत्र गणराज्य, दूसरा समाजवादी, तीसरा धर्मनिरपेक्ष और चौथा है संघीय। तो संघीय नहीं किया गया क्योंकि भारत जो है राज्यों का संघ है, ना कि संघीय है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है। पहला न्याय का, दूसरा भ्रातृत्व का, तीसरा प्रतिष्ठा की समानता का और चौथा वयस्क मताधिकार का। तो इसका आंसर क्या होगा? जो संविधान की प्रस्तावना में न्याय, भ्रातृत्व एवं प्रतिष्ठा की समानता का तो उल्लेख है, परंतु वयस्क मताधिकार का उल्लेख नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार के आधार पर लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचनों का होना उल्लेखित है। अनुच्छेद कितना है वो? 326 है।
तो प्रस्तावना में नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा वयस्क मताधिकार। नेक्स्ट है संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं। मूल अधिकारों में दूसरा, राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों में तीसरा, उद्देशिका में चौथा है मूल्य कर्तव्यों में। तो इसका आंसर क्या होगा? उद्देशिका में। भारत संविधान की उद्देशिका में संविधान निर्माताओं के मनोभाव एवं आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं। यदि संविधान के किसी मंतव्य का स्पष्टीकरण नहीं हो पाए तो उद्देशिका निर्णायक भूमिका का निर्वहन करते हुए मार्गदर्शन करती है। बेरुबारी यूनियन 1960 मामले में कहा गया है कि प्रस्ताव संविधान के निर्माताओं के आशय को स्पष्ट करने वाली कुंजी है। नेक्स्ट है पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? पहला है एल्युमिनियम फॉस्फाइड, दूसरा हाइड्रोजन सल्फाइड, तीसरा है हाइड्रोजनित वेफर और चौथा है एल्युमिनियम सल्फाइड। तो इसका आंसर क्या होगा? पीतल जो है Zn और CO2 से बनता है, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड की मौजूदगी में Zn हाइड्रोजन से क्रिया करके भद्दे लाल रंग का जिंक हाइड्रोक्साइड बनाता है एवं Cu सल्फर से क्रिया करके काले रंग का कॉपर सल्फाइड बनाता है। परिणाम स्वरूप पीतल का रंग जो है क्या हो जाता है? रंगहीन हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट है कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? पहला है पायरेक्स कांच, दूसरा है फ्लिंट कांच, तीसरा है क्वार्ट्ज कांच और चौथा है रेसा कांच। तो जो कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए रेसा कांच, जिसको फाइबर ग्लास बोलते हैं, उसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है? पहला तपाने से, दूसरा उत्कीर्ण से, तीसरा विद्युत अपघटन से और चौथा है मंडल परिष्करण से। तो जो तांबा है वो मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है। इसका शोधन विद्युत अपघटनी परिष्करण द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत अपघटन से। तरल अवस्था में पाई जाने वाली यह धातु है पहला ब्रोमीन, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा फ्लोरीन और चौथा है क्लोरीन। तो इस ब्रोमीन जो है आवर्त सारणी के सप्तम समूह का तत्व है और सामान्य तौर पर केवल यही अधातु जो है द्रव अवस्था में रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रोमीन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? ऑप्शन है यकृत, दूसरा गुर्दा, तीसरा फेफड़े और चौथा है तिल्ली। तो यकृत जो है आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज शर्करा को ग्लाइकोजेन में बदलकर इसका संग्रह कर लेता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं। रक्त में ग्लूकोज शर्करा की कमी पड़ने पर संग्रहित ग्लाइकोजेन को वापस ग्लूकोज में बदलकर रक्त में मुक्त कर देता है। इस प्रक्रिया को ग्लाइकोजिनोलिसिस कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यकृत। नेक्स्ट है टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है? पहला फ्रक्टोज, दूसरा ग्लैक्टोज, तीसरा ग्लूकोज और चौथा है सुक्रोज। तो सुक्रोज एक कार्बनिक यौगिक है जिसे सामान्यतः टेबल शर्करा भी बोलते हैं। नेक्स्ट है खाद्य प्रोटीन के दो सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत हैं। पहला मांस तथा अंडे, दूसरा दूध और सब्जियां, तीसरा सोयाबीन और मूंगफली और चौथा एक प्रकार का शैवाल और अन्य सूक्ष्मजीव। तो सोयाबीन और मूंगफली जो है मुख्यतः प्रोटीन के सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत हैं। सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश तथा मूंगफली में गुजरात का प्रथम स्थान है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोयाबीन और मूंगफली। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है? पहला हीमोग्लोबिन, दूसरा एल्बुमिन, तीसरा क्रिएटिन और चौथा है एंजाइम। तो इसका आंसर क्या होगा? क्रिएटिन। और क्रिएटिन जो है क्रिएटिन से ही बाल, नाखून, सींग तथा ऊन इत्यादि में बनता है। नेक्स्ट है अनिवार्य बचत का संबंध किससे है? पहला है ऑप्शन आयकर दाताओं पर थोपे गए अनिवार्य निक्षेप, जिसको जमा बोलते हैं। दूसरा निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के भविष्य निधि में अभिदान। तीसरा है कीमतों में बढ़ोतरी के परिणामस्वरूप खपत की कमी। चौथा है व्यक्तिगत आय और धन पर कर। तो जो फ्रेडरिक वान हायेक के अनुसार जो है अनिवार्य बचत जो है कीमतों में बढ़ोतरी के परिणाम स्वरूप खपत की कमी है। यह प्रत्यक्ष रूप में भी हो सकता है जब सरकार करों में वृद्धि करती है अर्थात अथवा अप्रत्यक्ष रूप में अधिक मुद्रास्फीति के कारण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कीमत में बढ़ोतरी के परिणाम स्वरूप खपत में
कमी। गिफन, जिसको निम्न स्तरीय तथा घटिया माल पर विचार करते समय हमें यह ज्ञात होता है कि पहला है ऑप्शन घटिया माल गिफन माल भी अवश्य होगा, दूसरा गिफन माल घटिया भी अवश्य होगा, घटिया माल गिफन माल नहीं हो सकता और गिफन माल घटिया माल नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या होगा? जो गिफन माल है घटिया भी अवश्य होगा। निम्न स्तर है मतलब घटिया ही है। गिफन माल घटिया माल अवश्य होगा, इस बात का संकेत प्रथम मतलब रॉबर्ट गिफन ने दिया था। इसलिए उन्हीं के नाम पर ऐसी वस्तुओं को गिफन वस्तुएं कहा गया। गिफन वस्तुएं जो ऐसी वस्तुएं जिन पर उपभोक्ता अपनी आय का बड़ा भाग व्यय करता है। इन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता, बल्कि मूल्य में वृद्धि से इनकी मांग बढ़ जाती है और मूल्य में कमी से इनकी मांग कम हो जाती है। नेक्स्ट है किस देश को समुद्रों की उपाधि रानी की उपाधि प्राप्त है? पहला फ्रांस, दूसरा जर्मनी, तीसरा ब्रिटेन और चौथा इटली। तो किसको है? फ्रांस को है। इटली का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? सफ़ेद गरुड़, सफ़ेद लिली और गरुड़। तो क्या होगा आंसर इसका? सफ़ेद लिली। नेक्स्ट है 5 पॉइंट समवन पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है शशि थरूर, दूसरा है मुल्क राजानंद, तीसरा है चेतन भगत और चौथा है सलमान रुश्दी। तो इसका आंसर क्या होगा? चेतन भगत। ये बुक है चेतन भगत, लिखे हैं इसको 5 पॉइंट समवन। कब लिखे थे ये? तो 2004 में लिखे थे ये। ठीक है, फिगर से आपको हमेशा याद रहेगा। नेक्स्ट बुक है द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? पहला शशि थरूर, दूसरा मुल्क राजानंद, तीसरा चेतन भगत और चौथा है तस्लीमा नसरीन। तो इसका आंसर क्या होगा? चेतन भगत। इसके भी आंसर चेतन भगत होंगे। ये बुक जो है ऐसा फिगर है इसका। ये कब लिखा गया था? 2008 में। द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, चेतन भगत। आज के वीडियो क्वेश्चन पे आते हैं। रेड क्लिफ लाइन किन दो देशों के बीच सीमा निर्धारण करती है? दूसरा है स्थलाकृति अंश क्षेत्र प्रकाशित करने की जिम्मेदारी किसको है? तीसरा है किस द्वीप समूह को घोड़े की नाल एवं मूंगे के कार वाला कहा जाता है? चौथा है भारतीय किस गोलार्ध में स्थित है? पांचवा है पूर्व वर्तमान चट्टानों के टीले और टूटे भागों से जिन चट्टानों का निर्माण होता है उन्हें क्या कहा जाता है? फ्रेंड्स, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।